नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार में सिंचाई एवं नहरों के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टिकोण से उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व मेघालय तथा दक्षिण के कुछ भागों में छोड़कर देश के अधिकांश क्षेत्र में उच्च तापमंडलीय समाहित है। उच्च तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है, अतः बोई गई फसल हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं। 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र 47% का योगदान है। नलकूप तथा अन्य का जोड़कर 60% है। नहरों द्वारा सिंचित की गई भूमि 24% है तथा टैंक्स द्वारा सिंचित भूमि 2.83% है। शेष 12% सिंचाई अन्य साधनों से की जाती है। आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई प्रमुख साधन नलकूप है। नलकूप के अन्य कुओं से जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र प्रतिशत 62.94 हो जाता है। नहरों का शुद्ध सिंचित क्षेत्र 21.14% टैंक द्वारा सिंचित मिला करके 3.80 है। शेष 12.12% में सिंचाई अन्य साधन सम्मिलित हैं। कृषि गणना 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि निवल उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान एवं राजस्थान का तृतीय स्थान है। भारत सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा जाता है: लघु सिंचाई परियोजना और मध्यम तथा बृहद सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना देख लेते हैं। इसके तहत 2000 हेक्टेयर और उससे कम तक के खेती के लिए क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंपसेट, तालाब, ड्रिपल सिंचाई से स्प्रिंकलर, एनीकिट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की क्षमता 62.94% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना द्वारा की जाती है। 62% लघु सिंचाई परियोजना द्वारा। मध्यम सिंचाई परियोजना इसके तहत 2400 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर से अधिक की और 10,000 से कम है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की खेती को मध्यम सिंचाई में रहता है। 10,000 या उससे अधिक खेती को लिए बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। और देश के लगभग 37% क्षेत्र इसके द्वारा सिंचित होता है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा सिंह ने यह नहर सतलज जैसे फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकलते हुए पूर्वी यमुना नहर, यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला के निकट से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जनपदों में सिंचाई सुविधा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रणाली 1830 ईस्वी में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुलाई में पानी कमी होने की लगती है एवं अक्टूबर में आने तक इस नहर में जलापूर्ति शून्य हो जाती है। अक्टूबर आते आते क्या बोल रहा है, इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है एवं अक्टूबर आने तक तो इस नहर में जलापूर्ति शून्य होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अक्टूबर नवंबर के समय मानसून होती है। इस समस्या के समाधान हेतु ताजेवाला के लगभग 3 किलोमीटर था ऊपरी हथनीकुंड बैराज का निर्माण कराया गया। ऊपरी गंग नहर 1854 ईस्वी में चालू हुई। इस परियोजना का जनक सर पीटी कौटली थे। इस नहर प्रणाली में प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया। यह नहर हरिद्वार के समीप भीमगोड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट पर निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 252 किलोमीटर तथा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 70-73 किलोमीटर है। यह नहर प्रणाली हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी एवं आगरा जनपदों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश के शारदा द्वार में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगे देखते हैं। शारदा नदी पर बनावास बैराज का निर्माण कर इस दाहिनी तट का शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। मुख्य नहर की लंबाई 44 किलोमीटर तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 99-61 किलोमीटर है। इस प्रणाली परियोजना में 1918 ईस्वी में कार्य प्रारंभ हुआ, 1928 ईस्वी में पूर्ण हो गया। ठीक है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा है। बुलंदशहर में निचली गंगा नहर। मुख्य नहर की लंबाई 98 किलोमीटर तथा पूर्ण नहर प्रणाली 82-78 किलोमीटर है। गंगा नहर के दाहिने तट पर निचली गंगा नहर अधिकतम 1869 ईस्वी में शुरू की गई थी। योजना में 9 नवंबर 1871 को दी गई थी। परियोजना का निर्माण कर पूरा निचली गंगा नहर 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया था। इस प्रणाली में मुख्य शाखाएं निम्नवत हैं: फर्रुखाबाद जल शाखा, वेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा। ये सभी यूपी पीछे से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर प्रणाली परियोजना शिलान्यास 1858 ईस्वी में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्गम पंजाब के सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम के आगे हरि के बैराज है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई
649 किलोमीटर। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ध्यान रखिएगा। 649 किलोमीटर लंबी है मुख्य नहर। इस नहर में पश्चिमी राजस्थान, श्रीगंगा, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य सिंचाई होती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गवर्नर नदी पर त्रिवेणी घाट के पास से 739 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें मुख्य नहरें निकाली गई हैं। फरक्का बैराज का परिचालन सन 1975 ईस्वी में गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका उद्देश्य गंगा के पर्याप्त जल को भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में मोड़ना है, ताकि भागीरथी हुगली नदी प्रणाली की स्थिति एवं नगम्यता में सुधार करके कोलकाता बंदरगाह का संरक्षण एवं रख रखाव किया जा सके। बैराज के 112 द्वार लगाए गए हैं। 40,000 क्यूसेक जल निकासी को फीडर नहर में मोड़ने का काम करते हैं। यहीं से जलवहन क्षमता होगी। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकन्नम पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। यह मंगलम सहायक नदी है जो गायत्री नदी और फिर भरतपुजा नदी में मिलती है। यह बांध 1966 ईस्वी में निर्मित हुआ था। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसौ चे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ो पहली बार सिंचाई परियोजना इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में के एल राव नाम से भी इस जुड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण संबंधी विकास योजनाओं को हरियाली का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य देश में जल भरण विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना था। कृषि गणना 2015-16 के आंकड़े के अनुसार भारत में रिन्यूएबल बुआई क्षेत्र 140 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48% पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और खेतों की सिंचाई सुविधा को पहुंचाने के लिए 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय 3 वाटर सेट का विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए। ये कार्यक्रम समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम शामिल है। इन कार्यक्रमों में व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें समेकित जलवहन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों और कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई का मुख्य साधन के रूप में विद्यमान है। वाटर सेक्टर एट एगलेंस 2024 के अनुसार भारत में राज्यों की सिंचाई के लिए उपलब्ध भूजल निष्कासन दृष्टि सर्वोपरि राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण नलकूप, नहर और टैंक्स और झीलें हैं तथा अन्य साधनों नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। हर जगह नलकूप में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। आइए प्रश्न देते हैं। पट्टी में परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा एकीकरण जुड़ा हुआ है? तो कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा। किसका? कृष्णा और कावेरी। कह रहा है कि सही सुमेलित की नहर परियोजना और अवस्थिति है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। ठीक है। उकाई परियोजना गुजरात में। ठीक है। नीरा नहर प्रणाली महाराष्ट्र में। ठीक है। जवाई परियोजना तमिलनाडु में है। जवाई परियोजना कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान की मुंबई से आज जवाई नदी को। ठीक है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियां मौसमी है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत के, हाँ ठीक है। ये और दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। देश में लगभग एक तिहाई क्षेत्र में वर्ष 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, बिल्कुल नहीं, नलकूप है। बाकी सब सही है। लेकिन किसमें सिंचाई का कुल कृषि क्षेत्र में प्रतिशत सर्वाधिक है? किसमें? उत्तर प्रदेश में, नहीं सॉरी हरियाणा में। इनमें से हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत होती है। हरियाणा में 92% खेती सिंचाई द्वारा हो जाती है। सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य इसमें हरियाणा है, और इसमें पंजाब हो गया। पंजाब से हरियाणा से ज़्यादा पंजाब हो गया। ठीक है। प्रश्न काल एवं वर्तमान में दोनों में पंजाब है। ठीक है। बाकी हरियाणा का है 92%। कह रहा है कि फोटो के आधार पर सही उत्तर चुनना है। मृदा में उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है, तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में क्या सही है? मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम किया जा सकती है, बिल्कुल सही है। वर्षा दिन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, नहीं। इसमें कुछ कृषि यंत्रों के भौम जल स्तर को कम करने में रोका जा सकता है। ठीक है। एक और तीन सही है, सी उत्तर सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है लगातार पानी का बहाव नहीं, क्रांतिक संवेदी अवस्था पर सिंचाई। पीडब्ल्यूडी सिंचाई गीला करना है, सूखना। तीसरा आंसर होगा पीडब्ल्यूपी सिंचाई, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, कहाँ पे?
किस विभाग में? सरयू मैदान में, सरयू पार मैदान में, ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो किसी द्वारा? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में नलकूप सिंचित क्षेत्र अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में 1 2 3 4 अंकों द्वारा दर्शाया गया है। अब कह रहा है कि अवरोही क्रम में सजाएं। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये आंसर होगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 क्षेत्र के अनुसार आप देख ही सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत में माला नहर तंत्र प्रस्तावित है किसके द्वारा? ते है दिनसौ जे दस्तूर के द्वारा, 1999 में पूछा गया है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था को अगर किसे बनाया था? दक्षिण बिहार में, दक्षिण भारत में सौर अर्थात कॉटन को। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किसके द्वारा? तो बृहद सिंचाई परियोजना, किससे? लघु एवं बृहद सिंचाई परियोजना, दो, ठीक है। फरक्का नहर प्रणाली की जलवायु क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक पढ़े थे। आगे देखते हैं, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? मंगलम केरल में। कहाँ पे? केरल में। सारण सिंचाई नहर कहाँ पे है? तो सारण कहाँ से निकलती है? गंडक नहर से। कहाँ से? गंडक नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? हरिके बैराज। कहाँ पे? हरिके बैराज। हरिके बैराज का किस नदियों का संगम है? किसके? ब्यास और सतलज। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? राजस्थान नहर निकलती है ब्यास और चंबल के संगम से निकलती है, ठीक है। इंदिरा गांधी को 1998 प्रारंभ इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? सतलज और चंबल, ब्यास और चंबल पे, ब्यास और चंबल पे, ठीक है। ब्यास और चंबल पे, जी। सतलज और हरिके बैराज, सॉरी, सतलज हरिके, ब्यास और चंबल में बोलते हैं सतलज नदी है, और उसमें होता है हरिके बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है कहाँ से? 1 3 और 4, ब्यास, रावी और सतलज से। ब्यास, रावी और सतलज से। चिनाब का चंबल पढ़ा गया था लगभग में। निम्नलिखित नदियों में कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? कौन सा? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। अभी कह रहा है नहरें और नदियां किस नदी से निकलती है? नहर। ऊपरी बारीद्वार नहर, सरहिंद नहर, गुड़गांव नहर, इंदिरा नहर। इंदिरा नहर सतलज को निकाल दो, यमुना नहर को निकाल दो आपको गुड़गांव नहर से, सरहिंद नहर निकाल दो रावी से, और ऊपरी बारीद्वार निकाल दो सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है। आइए देखते हैं, ऊपरी बारीद्वार नहर रावी नदी से निकलती है, सॉरी, सरहिंद नहर सतलुज से निकलती है, गुड़गांव नहर यमुना से निकलेगी, इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलुज, रावी, ब्यास से। एसआरबी से, वीआरएस से निकलेगी, वीआरएस से निकलेगी इंदिरा गांधी नहर, वीआरएस, वीआरएस क्या है? वीआरएस, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर गंगा नहर है, ठीक है। गंगा नहर में सबसे पुरानी नहरों में से कौन सा निर्माण गंगा सिंह द्वारा किया गया था? किस दिन में किया गया था? 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में कैसा है? भाई साहब, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा उपयोग प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन में सुधार करना, और कूट का चयन करना है। सभी साल सही है, ठीक है। लेकिन कौन सा कदम सत्य नहीं है? तो इनमें से घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल नहीं। घाघरा नदी कहाँ है? इंदिरा गांधी नगर कहाँ है? इंदिरा गांधी नगर, इंदिरा गांधी नगर में वीआरएस निकलता है, प्यास, रावी और सतलज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पे? नरौरा में। कहाँ पे? नरौरा में। निम्नलिखित नहर पानी में किसे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर, किसे? त्रिवेणी नहर से। ऊपरी गंगा नदी में शारदा नदी में, पूर्वी गंगा नहर यूपी और राजस्थान हरियाणा की तरफ है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर, किसपे? गंडक नदी पे। हरियाली एक योजना है किसके द्वारा? बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना है किसके लिए? जल प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन के लिए। एकरी जल संवर्धन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने का लाभ है, क्या लाभ है? तो इनमें सभी लाभ होना चाहिए। सी 1 3 और 4 है, 2 क्या? देश की 12 मासी नदियों को मौसम नदी में जोड़ना है, नहीं बिल्कुल नहीं। मृदा के बह जाने से रोकथाम करना है, वर्षा जल संग्रहण तथा भूमि जल का पुनर्निर्माण करना है, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही सुमेलित करना है। कौन सा सही सुमेलित है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण वन मंत्रालय, वर्षा पूरी क्षेत्र है तो राष्ट्रीय जल संरक्षण क्षेत्र किया गया है। तो इनमें से कोई सा सुमेलित नहीं है। भाई साहब को पढ़ना पड़ेगा, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा आप यहाँ पे रोक करके। मेरे पास समय का अभाव है इसलिए यहाँ पे रोक दे रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग के लाभ है? खरपतवार में कमी आती है, बिल्कुल नहीं आएगी। मृदा लवण में कमी आएगी, बिल्कुल आएगी। मृदा अपरदन में कमी आएगी, बिल्कुल आएगी। 2 और 3 सही है।
कौन सा दिया है? 1 और 3 दिया है। ड्रिप सिंचाई पद्धति में लाभ है, बिल्कुल नहीं, 2 और 3 होना चाहिए, मिगता लाभ में कमी आती है। गलत दिया है, जो भी दिया है। बर्किंघम नहर कहाँ तट है? बर्किंघम नहर कोरमंडल तट पर, बर्किंघम नहर कोरमंडल तट पर अवस्थित है। कोरमंडल तट पर अवस्थित है। निम्नलिखित में किस जल का उपयोग भारत सर्वाधिक करता है? किसका? इसमें कृषि क्षेत्र में। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? गंगा बेसिन से और यमुना बेसिन से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना, इसे देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।